Good morning students, I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online book reading session. Today we will read this chapter, Our Nearest Neighbor in Space. So let's start the chapter. The moon is our nearest neighbor in space. Space में हमारा पड़ोसी है मून. मतलब स्पेस में अगर अर्थ के पास कुछ पाया जाता है तो सबसे पास में मून पाया जाता है. In 1969, this huge natural satellite of the Earth became the first object in space to be visited by human beings. 1969 में जो मून है वो ऐसा पहला ऑब्जेक्ट बना जिस पर ह्यूमंस ने विजिट किया, यानी इंसान पहुँचे उस पर पहली बार. A satellite is an object which revolves around a planet. एक सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाता है. The stars are thousands of millions of kilometers away. जो स्टार्स हैं वो हमसे 1000 millions किलोमीटर्स दूर है. The sun is millions of kilometers away, but the moon is only about 3,84,000 kilometers away. जो सन है वो भी हमसे मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है, बट जो मून है वो केवल 3,84,000 किलोमीटर ही दूर है हमसे. दिस मेक्स द मून ट्रूली अ नेक्स्ट डोर नेबर. यही डिस्टेंस, जो इतना डिस्टेंस कम है, इसी की वजह से मून हमारा नेबर है. द मून इज़ स्मॉलर दैन द सन, दो इट अपीयर्स टू बी द सेम साइज बिकॉज द मून इज़ क्लोजर टू अस दैन द सन. जो मून है वो सन से छोटा होता है, बट वो हमें सेम साइज़ का दिखता है, मतलब उतना ही बड़ा दिखता है जितना कि सन होता है, क्योंकि मून सन से ज़्यादा अर्थ के पास है, इसीलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है. नेक्स्ट इज़ वाई डज द मून शाइन, यानी मून जो है वो शाइन क्यों करता है. द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, बट इट गिव्स ऑफ नो लाइट ऑफ इट्स ओन. रात में जब हम स्काई में देखते हैं तो मून हमें सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दिखता है, बट उसमें खुद की कोई लाइट नहीं होती है. इट इज़ नॉट अ बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैस लाइक द सन. जो मून है हमारा वो कोई हॉट ग्लोइंग गैस से नहीं बना हुआ है जैसे हमारा सन बना हुआ है. इट इज़ अ बॉल ऑफ कोल्ड हार्ड रॉक. ये ठंडे कड़े पत्थरों से मिलकर बना है. हाउ कैन रॉक गिव ऑफ लाइट. फिर जो रॉक है वो कैसे लाइट दे सकती है. द आंसर टू दैट मे सरप्राइज़ यू. जो इसका आंसर है वो हो सकता है कि आपको सरप्राइज़ करे. द मून इज़ लाइक अ जायंट मिरर. जो मून है वो एक बहुत बड़े मिरर की तरह काम करता है. द लाइट इट सेंड्स टू द अर्थ इज़ लाइट दैट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सन. जो लाइट मून से अर्थ की तरफ आती है वो एक्चुअली में सन की लाइट होती है जो मून अर्थ पे रिफ्लेक्ट करता है. नेक्स्ट इज़ द सरफेस ऑफ द मून. द मून इज़ नॉट रियली अ गुड मिरर. जो मून है वो बहुत अच्छा मिरर नहीं है. इट इज़ नॉट अ बिट स्मूथ एंड शाइनी. ये बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है और ना ही शाइनी है. इन फैक्ट इट इज़ अ बॉल ऑफ ग्रे रॉक, सम ऑफ विच इज़ मेड अप ऑफ माउंटेन्स एंड सॉसर शेप्ड होल्स कॉल्ड क्रेटर्स. जो मून है वो ग्रे कलर के पत्थरों से मिलकर बना है और उसमें कुछ माउंटेन्स पाए जाते हैं और कुछ सॉसर शेप के, यानी कटोरे के शेप के होल्स पाए जाते हैं जिन्हें क्रेटर्स कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो हैज़ लार्ज फ्लैट एरियाज. इस पे बहुत बड़े फ्लैट एरियाज यानी बराबर जगह भी पाई जाती है. व्हेन वी लुक एट अ फुल मून वी ऑफन सी डार्क पैचेस. जब हम मून की तरफ देखते हैं तो हमें अक्सर कुछ डार्क पैचेस दिखाई देते हैं, यानी काले धब्बे दिखाई देते. एट फर्स्ट पीपल थॉट दे वर सीज. पहले लोगों को लगता था कि वो समंदर है. We know that they are rather flat areas which are called lowlands. अब हमें ये पता है कि वो फ्लैट एरिया है यानी बराबर ज़मीन है जिसे हम lowlands कहते हैं. The brighter parts of the moon are called the highlands. और जो चमकदार जगह है मून पे जहाँ पर कोई धब्बा नहीं दिखता है उसे हम highlands कहते हैं. Next is phases of the moon. Sometimes not longer after sunset, we see the moon as a thin bow in the west. कभी कभी सनसेट के थोड़ा सा पहले हम देखते हैं कि मून हमें एक बो जैसा वेस्ट में दिखाई देता है. बो यानी धनुष. At other times we see about half of the moon lit up.
कुछ समय हमें मून आधा लिटअप दिखता है यानी लाइट में दिखता है, वाइल द अदर हाफ इज़ इन डार्कनेस, और आधा हमें अंधेरे में दिखता है। समटाइम्स द होल फेस ऑफ द मून इज़ लिट अप, और कभी कभी हमें मून का पूरा फेस दिखाई देता है। दीज चेंजेस आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून, इन चेंजेस को ही हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। इन इट्स फर्स्ट फेज द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल, पहले फेज़ में हम मून को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, इसे हम नो मून कहते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ये एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है सन और अर्थ के बिटवीन में। द साइड ऑफ द मून लिट बाय सनलाइट इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम अस, जो साइड मून का सनलाइट की वजह से दिखाई देता है वो हमसे फेसिंग अवे, मतलब उसका फेस दूसरी तरफ होता है हमसे। वी आर लुकिंग एट द डार्क साइड ऑफ द मून, हमें मून का डार्क साइड दिखाई दे रहा होता है। द साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द सन, वो फेस जो कि सन की तरफ नहीं है। आफ्टर अ डे और टू द मून मूव्स फार इनफ टू वन साइड ऑफ अस सो दैट वी कैन सी अ स्मॉल बिट ऑफ द साइड दैट इज़ लिट बाय द सन, एक दिन या 2 दिन के बाद मून जो है वो थोड़ा और साइड में हटता है, यानी हमारे अर्थ से थोड़ा और दूर हटता है, जिसकी वजह से हमें मून का बाकी का पार्ट लिटअप दिखता है यानी रोशनी में दिखता है। फ्रॉम द अर्थ दिस स्मॉल बिट लुक्स लाइक अ सिल्वर बो, अर्थ से देखने पर ये जो रोशनी हमें दिखाई देती है मून की, वो ऐसा लगता है जैसे कोई सिल्वर बो हो यानी चांदी का धनुष हो। वी कॉल दिस फेज अ क्रीसेंट मून, इस फेज़ को हम क्रीसेंट मून कहते हैं। आफ्टर 7 days द मून हैज़ मूव्ड इनअप सो दैट वी कैन सी हाफ ऑफ इट्स सनलाइट साइड, दिस इज़ अ हाफ मून, और 7 दिनों के बाद मून इतना बाहर निकल आता है अर्थ के शैडो से कि हमें आधा मून दिखाई देता है, इसे हम हाफ मून कहते हैं। आफ्टर अबाउट 2 weeks द मून इज़ हाफ वे राउंड द अर्थ फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, 2 वीक्स के बाद मून जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है अर्थ के चारों ओर, उसका आधा रास्ता पार कर चुका होता है जहाँ से उसने शुरू किया था। नाउ वी सी द होल साइड ऑफ द मून, और हमें तब मून का पूरा हिस्सा दिखाई देता है, इसे हम फुल मून कहते हैं। दैट द सन शाइन्स ऑन इट, हमें उसका पूरा हिस्सा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो अर्थ और सन के बीच में होता है और सन की पूरी रोशनी मून पे पड़ रही होती है। एंड देन अ बो अगेन, और फिर धीरे धीरे वो घटने लगता है, और जब अर्थ की शैडो उस पर पड़ती है तो उसमें फिर से वो बो शेप का बन जाता है, जिसे हम क्रीसेंट मून कहते हैं। फाइनली इट्स डार्क साइड इज़ वंस मोर टर्न टूवर्ड्स अस, और फाइनली उसका डार्क साइड फिर से हमारी तरफ होता है, जिसे हम नो मून कहते हैं। नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट मून लैंडिंग, यानी पहली बार जब हमने मून पे लैंडिंग की थी। बोथ द USA एंड द फॉर्मर USSR रशिया वर डिटर्मिन्ड टू बी द फर्स्ट नेशन टू लैंड अ मैन ऑन द मून। USA यानी अमेरिका और USSR यानी रशिया, ये दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी कि ये फर्स्ट नेशन बनेंगी जो मून पर पहुंचते हैं, इंसानों को पहुंचाते हैं। इन मई 1961 US प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, 1961 मई में जो US के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, चैलेंज द नेशन टू पुट अ मैन ऑन द मून बाय द एंड ऑफ द डिकेड, उन्होंने पूरे देश को चैलेंज किया कि वो एक आदमी को मून पर पहुंचा कर दिखाएं। अपोलो 11 was launched from the Kennedy Space Center on 16 July 1969। अपोलो 11 नाम स्पेसशिप 16 जुलाई 1969 को कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, यानी स्पेस में छोड़ा गया। ऑन बोर्ड वर नील आर्मस्ट्रॉन्ग द कमांडर ऑफ द मिशन, उस स्पेसशिप के कमांडर थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और माइकल कॉलिंस थे वहाँ के मॉड्यूल पायलट, एंड एडविन बज़ एल्डरिन थे लूनार मॉड्यूल पायलट। ये 3 लोग मिलकर उस स्पेसशिप में गए थे। द टॉप पार्ट ऑफ द रॉकेट वॉज द कमांड मॉड्यूल कोलंबिया, जो रॉकेट का सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो कमांड मॉड्यूल कोलंबिया था। इट हेल्ड द 3 men एंड वॉज द कंट्रोल सेंटर फॉर द मिशन, वो
कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में ही वो तीनों मैन प्रेजेंट थे और वो पूरे मिशन का कंट्रोल सेंटर भी था। इट वॉज द व्हीकल फॉर री एंट्री इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। वो एक व्हीकल की तरह था जिसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में दोबारा एंट्री करने के लिए यूज़ करना था। द लूनार मॉड्यूल ईगल वॉज द व्हीकल डिज़ाइन टू टेक द मेन फ्रॉम द कमांड मॉड्यूल टू लैंड ऑन द मून। जो लूनार मॉड्यूल ईगल था उसका काम था, उसको इसलिए बनाया गया था ताकि वो कमांड मॉड्यूल को मून पर लैंड करवा सके। It had a descent module and an ascent module which took the astronauts back to the command module. इसमें एक descent module और एक ascent module था जो astronauts को command module तक पहुंचाने का काम करता था। It had 4 legs, इसके 4 पैर थे और इसमें एक storage area था यानी सामान रखने की जगह थी। And a ladder for the crew to climb down onto the moon's surface. और एक लैडर यानी सीढ़ी थी जिसके थ्रू जो वहाँ के क्रू मेंबर्स थे स्पेसशिप के वो मून के सरफेस पे उतर सकते थे और वापस रॉकेट में चढ़ सकते थे। ऑन 20 जुलाई 1969 द लूनार मॉड्यूल ईगल लैंडेड ऑन द मून इन अ प्लेस कॉल्ड द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। 20 जुलाई 1969 को जो लूनार मॉड्यूल ईगल था वो मून पे लैंड हुआ। कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। उस रॉकेट के जो कमांडर थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने मून पर वॉक किया। एज ही स्टेप्ड ऑफ द लैडर एंड पुट हिज फुट ऑन द मून सरफेस ही सेड, वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। जैसे ही उन्होंने अपना पैर मून पर रखा उन्होंने कहा कि ये एक स्मॉल स्टेप है मैन के लिए, बट पूरे इंसानों की जाति के लिए ये एक बहुत बड़ा लीप है, मानव जाति के लिए बहुत बड़ी छलांग है ये। आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज जॉइंड ऑन द मून बाई बज एल्ड्रिन एंड टुगेदर दे स्पेंड 2.5 hours ऑन द मून सरफेस। आर्मस्ट्रॉन्ग को बज एल्ड्रिन ने ज्वाइन किया बाद में और उन्होंने लगभग 2.5 घंटे मून के सरफेस पे बिताया। दे परफॉर्म्ड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड कलेक्टेड रॉक्स एंड सॉइल टू ब्रिंग बैक टू द अर्थ। उन्होंने वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और कुछ रॉक्स और मिट्टी कलेक्ट की वापस अर्थ पर लाने के लिए। दे लेफ्ट एन अमेरिकन फ्लैग ऑन द मून और उन्होंने एक अमेरिकन फ्लैग मून पर लगा दिया। दिस हिस्टोरिक विजिट वॉज ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन टीवी टू वर्ल्ड वॉच्ड बाई अप्रॉक्सीमेटली 600 मिलियन पीपल। ये हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक घटना जो थी इसे टीवी पर लाइव दिखाया गया और जिसे 600 मिलियन लोगों ने देखा। द टॉप पार्ट ऑफ द लूनार मॉड्यूल ईगल टुक देम बैक to the command module Columbia, which had remained in orbit around the moon, piloted by Michael Collins while they explored. लूनार मॉड्यूल ईगल था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को वापस कमांड मॉड्यूल कोलंबिया तक ले जाता है। लूनार मॉड्यूल ईगल मून के ही ऑर्बिट में घूमता रहता है जिसको चलाने का जिम्मा था माइकल कॉलिंस का। जब बाकी 2 स्पेस मेंबर्स मून को एक्सप्लोर कर रहे थे तब द कोलंबिया रिटर्न टू अर्थ ऑन 24 जुलाई 1969 और जो कमांड मॉड्यूल कोलंबिया था वो अर्थ पर 24 जुलाई 1969 को वापस आया। आफ्टर री एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर पैराशूट्स ओपन टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ कोलंबिया एंड टू ड्रॉप इट जेंटली इनटू द पैसिफिक ओशियन। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है कोलंबिया का पैराशूट ओपन हो जाता है ताकि उसकी स्पीड कम हो सके और वो सॉफ्टली पैसिफिक ओशियन में लैंड कर सके। अ हेलीकॉप्टर लिफ्टेड द क्रू आउट एंड टुक देम टू द रिकवरी शिप। फिर वहाँ से एक हेलीकॉप्टर उन मेंबर्स को लेकर रिकवरी शिप तक ले जाता है, द यूएसएस हॉर्नेट, जिसका नाम था द यूएसएस हॉर्नेट। नेक्स्ट इज एक्लिप्सेस ऑन द मून एंड द सन, यानी मून और सन पर लगने वाला एक्लिप्स जिसको हम ग्रहण भी कहते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सोलर एक्लिप्स। डिपेंडिंग ऑन द व्हाट पार्ट ऑफ द शैडो यू आर लोकेटेड इन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्लिप्स।
हमें सोलर एक्लिप्स कैसा दिखेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अर्थ के किस पार्ट में प्रेजेंट है और वहाँ से कैसे देख रहे हैं। पहला है टोटल। अ टोटल एक्लिप्स इज वेयर द सन इज कवर्ड कम्प्लीटली बाय द मून, द पोर्शन ऑफ द अर्थ दैट इज इन द अम्ब्रा एक्सपीरियंसेस अ टोटल एक्लिप्स। टोटल एक्लिप्स वो होता है जब सन को मून पूरी तरीके से ढक ले और सन दिखाई ना दे। ये उसी पोर्शन में दिखाई देता है जिस पोर्शन में अर्थ के अम्ब्रा एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट इज एन्युलर। एन्युलर eclipse is when the moon covers the sun but the sun can be seen around the edges of the moon. annular eclipse तब होता है जब मून सन को कवर कर लेता है बट सन के किनारा जो है वो मून के पीछे से भी दिखाई देता है, तो उसे हम एन्युलर एक्लिप्स कहते हैं। एन्युलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द व्यूअर इज विद इन द एंटेम्बरा। एन्युलर एक्लिप्स हमें तब दिखता है जब देखने वाला एंटेम्बरा पोजीशन में हो। फिर नेक्स्ट है पार्शियल। अ पार्शियल एक्लिप्स इज व्हेन ओनली अ पोर्शन ऑफ द सन इज ब्लॉक्ड बाय द मून। पार्शियल एक्लिप्स तब होता है जब केवल सन का एक पार्ट ही ब्लॉक हो मून से, मतलब केवल मून की छाया सन के एक पार्ट पर पड़ रही हो, तब उसे पार्शियल एक्लिप्स कहते हैं। इट अकर्स व्हेन द ऑब्जर्वर इज विद इन द पेनम्बरा। ये तब होता है जब देखने वाला पेनम्बरा पोजीशन पे हो। Umbra, Antembra and Penumbra. There are three main parts of the moon shadow during an eclipse called the umbra, penumbra and antembra. जब सोलर एक्लिप्स होता है तब मून के 3 तरीके के शैडो बनते हैं जिसे अम्ब्रा, एंटेम्ब्रा और पेनम्ब्रा कहते हैं। अम्ब्रा में द अम्ब्रा इज़ द पोर्शन ऑफ द मून शैडो वेयर द मून कम्प्लीटली कवर्स द सन। अम्ब्रा वो पोजीशन है, वो पोर्शन है मून के शैडो का जिसमें मून का शैडो सन को पूरी तरीके से ढक लेता है। एंटेम्ब्रा में द एरिया ऑफ द शैडो बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ द अम्ब्रा, हियर द मून इज़ कम्प्लीटली इन फ्रंट ऑफ द सन बट डजंट कवर द एंटायर सन। द आउटलाइन ऑफ द सन कैन बी सीन अराउंड द शैडो ऑफ द मून। जब मून का शैडो सन को पूरी तरीके से ढक ले बट उसके एजेस से सन दिखाई दे, यानी किनारे से सन दिखाई दे, तो उस पोजीशन को हम एंटेम्ब्रा पोर्शन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पेनम्ब्रा। द एरिया ऑफ द शैडो वेयर ओनली अ पोर्शन ऑफ द मून इज़ इन फ्रंट ऑफ द सन। जब मून का शैडो केवल सन के एक पार्ट पर पड़े और उसे कवर करे तो उसे हम पेनम्ब्रा पोर्शन कहते हैं या पेनम्ब्रा शैडो कहते हैं। Next is lunar eclipse. A lunar eclipse occurs when the moon passes through the earth's shadow. एक lunar eclipse तब बनता है जब मून अर्थ के शैडो में होता है, यानी मून पर सन की लाइट ना पहुँचे और अर्थ के शैडो से वो छुपा हुआ हो। lunar eclipses have the same 3 phases or types as solar eclipses, including the umbra, total, antembra, annular and penumbra partial. लूनार एक्लिप्सेस के भी 3 सेम फेज़ होते हैं जैसे सोलार एक्लिप्स में होते हैं, जैसे अम्ब्रा यानी टोटल एक्लिप्स और एंटेम्ब्रा यानी एन्युलर एक्लिप्स एंड पेनम्ब्रा यानी पार्शियल एक्लिप्स। टाइड्स आर द डेली और ट्वाइस डेली राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियंस। टाइड्स समुद्र में डेली दिन में 2 बार आने वाला राइज और फॉल है। Tides are caused by the gravitational pull of the moon and sun on the ocean. Tides मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आते हैं। The difference between high tide and low tide is called the tidal range. जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का डिफरेंस है उसे हम टाइडल रेंज कहते हैं। द बिगेस्ट टाइड रेंज इज़ फाउंड इन द बे ऑफ फंडी, कैनेडा, वेयर सी लेवल राइजेज एंड फॉल्स एज मच एज 16 मीटर 53 फीट इन जस्ट ओवर 6 आवर्स। जो बिगेस्ट टाइड रेंज है वो बे ऑफ फंडी में देखी जाती है जो कनाडा में है, जहाँ पर सी लेवल 16 मीटर 53 फीट तक उठता है सिर्फ 6 घंटों में। द स्मॉलेस्ट टाइडल रेंजेस आर लेस देन 1 मीटर। जो स्मॉलेस्ट टाइडल रेंज है वो 1 मीटर है यानी 3 फीट के बराबर है। द हाइएस्ट टाइड्स कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द अर्थ, सन एंड मून आर लाइंड अप इन अ रो। जो हाईएस्ट टाइड्स होते हैं जिन्हें हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं वो तब आते हैं जब अर्थ, सन और मून एक लाइन में हों। दिस हैपन्स एवरी 2 वीक्स ड्यूरिंग अ न्यू मून और फुल मून। ये हर 2 वीक्स के बाद होता है जब न्यू मून होता है स्काई में या फुल मून होता है।
नेक्स्ट, स्मॉलर टाइड्स कॉल्ड नीप टाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द अर्थ, सन एंड मून फॉर्म अ राइट एंगल। जब स्मॉलर टाइड्स आती हैं जिन्हें हम नीप टाइड्स कहते हैं, तब अर्थ, सन और मून एक राइट एंगल के पोजीशन पे होते हैं, तब ये आते हैं। दिस कॉजेज द सन एंड मून टू पुल द वाटर इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस। इससे जो सन और मून है ये ओशियंस के वाटर को दो अलग डायरेक्शंस में खींचते हैं। नीप टाइड्स हैपन ड्यूरिंग अ क्वार्टर और 3/4 मून। नीप टाइड्स तब आते हैं जब क्वार्टर या 3/4 मून निकला हुआ होता है स्काई में। द विड्थ ऑफ द शोर लाइन स्ट्रिप दैट इज़ अफेक्टेड बाई वेव्स डिपेंड्स ऑन द टाइडल रेंज। जो चौड़ाई है शोर लाइन की, यानी किनारे पे आने वाली लहरों की, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि टाइडल रेंज कितनी है। अ लार्ज टाइडल रेंज मीन्स दैट अ वाइड स्ट्रिप ऑफ लैंड माइट बी सब्जेक्टेड टू द फोर्स ऑफ द वेव्स। एक बड़ी टाइडल रेंज होने पर ये इंडिकेशन होता है कि उससे ज़्यादा लैंड इफेक्टेड होगी। इफ़ द टाइडल रेंज इज़ वेरी स्मॉल, ऑल ऑफ वेव्स एनर्जी विल कंसनट्रेटेड इन द सेम प्लेस। अगर टाइडल रेंज बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो उसके वेव्स की जो एनर्जी है वो एक बहुत ही छोटे और सेम प्लेस पर कंसनट्रेटेड होगी। द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स कॉजेज वाटर टू मूव इन एंड आउट ऑफ एस्ट्यूरियज, बेज एंड हार्बर्स। जो राइज और फॉल होता है टाइड्स में, वो वाटर को मूव करता है एस्टुरीज, बेज एंड हार्बर्स की तरफ। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड अ टाइडल करंट। इसे हम टाइडल करंट कहते हैं। व्हेन द टाइड इज़ राइजिंग, वाटर फ्लोज फ्रॉम द ओशियन इनटू द बे क्रिएटिंग अ फ्लड करंट। जब टाइड्स उठते हैं तो पानी ओशियन से बे की तरफ बहता है एक फ्लड करंट के फॉर्म में। व्हेन द टाइड फॉल्स, वाटर फ्लोज फ्रॉम द बे बैक इनटू द ओशन क्रिएटिंग एन एप करंट। जब टाइड्स गिरती हैं, नीचे आती हैं, तब पानी बे से वापस ओशियन की तरफ बहता है, जिसे हम एप करंट कहते हैं। नेक्स्ट इज सैटेलाइट्स। इन एस्ट्रोनॉमी, अ सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट। एक सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होता है जो एक प्लैनेट का चक्कर लगाता है। देयर आर सेवरल 100 नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कई 100 नेचुरल सैटेलाइट्स और मून्स पाए जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव ऑल्सो बीन लॉन्च्ड सिंस 1957। सन 1957 के बाद से बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी स्पेस में छोड़े गए हैं। दीज हैव मैनी डिफरेंट यूजेस एंड इंक्लूड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इन सैटेलाइट्स के बहुत सारे अलग अलग यूज़ होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, यानी कम्युनिकेशन करने के लिए जिन सैटेलाइट्स की हेल्प ली जाती है। वेदर सैटेलाइट्स, यानी मौसम का हाल बताने के लिए जिन सैटेलाइट्स की हेल्प ली जाती है। एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी है जो सैटेलाइट्स को कंट्रोल करता है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट वॉज वेरी सिंपल, अ स्मॉल एल्यूमिनियम बॉल विथ 4 लॉन्ग एंटीनीज। जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था उसका नाम स्पुतनिक फर्स्ट था, जो कि बहुत सिंपल था। ये एक सिंपल एल्यूमिनियम के बॉल से बना था जिसमें 4 लॉन्ग एंटीनाज लगे हुए थे। बट मॉडर्न वंस आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन आजकल बनने वाले आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मोस्ट सैटेलाइट्स आर डिज़ाइन टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज लाइट एज पॉसिबल। ज़्यादातर सैटेलाइट्स को डिज़ाइन किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हों और हल्के भी हों, जितना पॉसिबल हो सके उतना। दे आर बिल्ट यूजिंग द सेम बेसिक मॉडल। उन्हें वही सेम बेसिक मॉडल यूज़ करके तैयार किया जाता है। अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड अ बस कंटेन्स ऑल द मेन सिस्टम इंक्लूडिंग द बैटरीज, कंप्यूटर एंड थ्रस्टर्स। एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसे बस कहते हैं, जिसमें सिस्टम होता है और बैटरीज होती हैं, कंप्यूटर होता है और थ्रस्टर्स होते हैं। जो अटैच टू द बस आर एंटीनीज, सोलर एरेज एंड पे लोड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज कैमराज, टेलीस्कोप्स एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। बस के साथ एंटीनाज अटैच होते हैं, सोलर एरेज अटैच होते हैं, पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि कैमरा, टेलीस्कोप और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। सैटेलाइट्स हैव टू पावर देमसेल्व्स। सैटेलाइट्स को उन्हें पावर देना पड़ता है चलने के लिए। दिस इज़ यूजुअली डन बाय यूजिंग लार्ज सोलर एरेज कवर्ड विथ लाइट सेंसिटिव सोलर सेल्स।
ये करने के लिए हम उसमें सोलर एरेज लगाते हैं जो कि विंग्स की तरह दिखते हैं, जिनमें सोलर सेल्स लगे होते हैं जो उन्हें पावर देने का काम करते हैं। द एरेज आर मैनी मीटर्स लॉन्ग एंड हैव टू बी फोल्डेड ड्यूरिंग लॉन्च। जो एरेज होते हैं वो कई मीटर लंबे होते हैं और लॉन्च के टाइम में इन्हें फोल्ड करके रखा जाता है। द सोलर सेल्स प्रोवाइड सेवरल किलोवाट्स ऑफ पावर ऑल्दो दे बिकम लेस एफिशिएंट एज दे गेट ओल्डर। जो सोलर सेल्स हैं वो कई किलोवाट पावर प्रोड्यूस करते हैं सैटेलाइट्स को चलाने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे पुराने होने लगते हैं और उनकी एनर्जी कम होने लगती है। मोस्ट एरेज कैन बी टर्न सो दैट दे आर कलेक्ट एज मच सनलाइट एज पॉसिबल। कुछ एरेज को ऐसे बनाया जाता है जो जितना हो सके उतना सनलाइट को कैप्चर करे। When the satellite goes into shadow, it gets its power from rechargeable batteries. जब सैटेलाइट शैडो में होता है, उसे सनलाइट नहीं मिलती है एनर्जी के लिए, तब वो रिचार्जेबल बैटरीज से अपना पावर लेता है और काम करता है। द साइड ऑफ अ सैटेलाइट फेसिंग द सन गेट्स वेरी हॉट। जो सैटेलाइट का साइड सन की तरफ फेस करता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। वाइल द शेडेड साइड बिकम्स वेरी कोल्ड। और जो शेडेड साइड है सन का वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। This is problem because most satellite equipment is sensitive to extreme heat or cold. ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ सैटेलाइट्स हीट और कोल्ड में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। Ways of protecting the instruments include using layered blankets that look like aluminium foil to keep heat in and adding radiators to release heat from electrical equipments. सैटेलाइट्स को हीट और कोल्ड से बचाने के लिए उस पर एल्यूमिनियम की एक फॉइल लगाई जाती है एज ब्लैंकेट, जो सैटेलाइट के इनर हीट को प्रोटेक्ट करती है, यानी बाहर नहीं जाने देती। और सैटेलाइट्स में रेडिएटर्स लगाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है जो हीट को रिलीज़ करने के काम आता है। नेक्स्ट इज स्पेस स्टेशन। 16 nations of the world set up an international space station in space to conduct through research and gather information. 16 नेशंस ने यानी देशों ने मिलकर एक वर्ल्ड सेटअप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में सेट किया है जो रिसर्च और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के काम आता है। एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज स्पेंड टाइम देयर एंड सेंड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द अर्थ। एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग कंट्रीज़ से उस स्पेस स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन अर्थ पर भेजते हैं। नेक्स्ट इज़ स्पेस ट्रैवल। ह्यूमन बींग्स हैव बीन एक्सट्रीमली क्यूरियस टू नो मोर अबाउट स्पेस। ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं स्पेस के बारे में जानने के लिए। एंशियंट इंडियंस साइंटिस्ट and astronomers like R.R.B and Bhaskar have given a lot of facts about space and the heavenly bodies through their intense studies and research. जो पुराने इंडियन साइंटिस्ट थे और एस्ट्रोनॉमर्स थे जैसे आर्यभट्ट और भास्कर, उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए स्पेस के बारे में और हेवनली बॉडीज़ के बारे में अपने बहुत ज़्यादा इंटेंस स्टडीज़ से और रिसर्च से। रिसर्च अबाउट स्पेस कंटिन्यूज़ इवन टुडे। और स्पेस के बारे में जो रिसर्च है वो आज भी कंटिन्यू है। स्पेस ट्रैवलर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स बट कॉस्मोनॉट्स इन रशिया। जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है, लेकिन रशिया में उन्हें कॉस्मोनॉट के नाम से जाना जाता है। स्पेशल ट्रेनिंग इज़ गिवन टू स्पेस ट्रैवल्स। जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं उन्हें स्पेशल टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है स्पेस में रहने के लिए, जैसे टू स्विम इन द डीप वाटर ऑफ द ओशियन, जैसे ओशियन में तैरने की ट्रेनिंग। टू वेयर अ स्पेस सूट एंड प्ले टेनिस इन वाटर, स्पेस सूट पहनकर पानी में टेनिस खेलने की प्रैक्टिस। टू स्टे इन अ रूम विथ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर आवर्स टुगेदर एंड रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ द मशीन्स। एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले रूम में बहुत घंटों तक रहना पड़ता है और वहाँ पर मशीन्स में
जो डिफेक्ट्स होते हैं उन्हें पहचान कर ठीक करना होता है। टू स्टे इन अ प्लेस विथ लेस ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर सर्टेन आवर्स, एक ऐसे रूम में रहना पड़ता है कुछ घंटों के लिए जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो। टू ऑपरेट ऑल द मशीन्स कनेक्टेड विद अ स्पेस व्हीकल, उन सारे मशीन्स को ऑपरेट करना यानी चलाना सीखना पड़ता है जो स्पेस व्हीकल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द स्पेस सूट। एस्ट्रोनॉट्स नीड to wear a special dress known as the space suit while going into space. एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते टाइम एक स्पेशल टाइप का सूट पहनते हैं जिसे स्पेस सूट कहते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम ब्रीथलेसनेस एंड देयर इज़ नो एयर इन स्पेस, ये उन्हें ब्रीथलेस होने से यानी सांस की कमी होने से बचाता है क्योंकि स्पेस में हवा नहीं है। दिस प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड, और ये शरीर को बहुत ज़्यादा ठंडा होने से भी बचाता है। दिस सूट इज़ ऑल्सो डिज़ाइन टू प्रोवाइड इनफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड इट हेल्प्स टू कीप अप द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी, ये सूट ऑक्सीजन पहुंचाने में भी मदद करता है बॉडी में और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। विदाउट दिस सूट स्पेस ट्रैवल इज़ इम्पॉसिबल, बिना इस सूट के स्पेस में ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। Indian astronauts. On 2 April 1984, India sent Rakesh Sharma into space in Soyuz T-11, a spacecraft. 2 अप्रैल 1984 में इंडिया ने राकेश शर्मा नाम के एस्ट्रोनॉट को सोयस T-11 नाम के स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में भेजा। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्पेस ट्रैवलर, वो पहले भारतीय स्पेस ट्रैवलर थे। ही स्पेंट 8 days इन स्पेस aboard the Salyut 7 space station in order to do research. उन्होंने 8 दिन स्पेस में बिताए सल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर रिसर्च के लिए। अपार्ट फ्रॉम राकेश शर्मा, 2 वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन नेमली कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स वेंट इनटू स्पेस टू डू रिसर्च। राकेश शर्मा के अलावा 2 इंडियन वुमेन्स जिनका नाम कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स है, वो भी स्पेस में गई थी रिसर्च के लिए। ऑन September 20, 1982, राकेश शर्मा वॉज इलेक्टेड टू ट्रैवल इनटू स्पेस एज अ कॉस्मोनॉट एज पार्ट ऑफ अ जॉइंट प्रोग्राम बाय इसरो एंड द सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम। 20 सितंबर 1982 को राकेश शर्मा को चुना गया स्पेस में जाने के लिए, जो कि एक प्रोग्राम था इसरो और सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम को मिलाकर। ऑन April 2 in 1984, he made his flight aboard the Soyuz T-11 and became the first Indian to achieve this feat. 2 अप्रैल 1984 में सोयस T-11 नाम के स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस में जाने वाले ये पहले इंडियन थे। द ड्यूरेशन ऑफ हिज स्टे इन आउटर स्पेस लास्टेड 21 hours and 40 minutes. वो 21 घंटे और 40 मिनट के लिए स्पेस में थे। ही कंडक्टेड साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टडीज़ वेयर इन ही वॉज मेनली इन्वॉल्व इन बायोमेडिसिन एंड रिमोट सेंसिंग। उन्होंने अपनी स्टडीज़ पूरी की थी बायोमेडिसिन और रिमोट सेंसिंग को लेकर। व्हेन inquired by Indira Gandhi on how India looked from outer space, शर्मा recited सारे जहाँ से अच्छा इन रिस्पॉन्स। जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि आउटर स्पेस से इंडिया कैसा लगता है, तो राकेश शर्मा ने कहा सारे जहाँ से अच्छा इन रिस्पॉन्स में, मतलब उसके जवाब में। कल्पना चावला फर्स्ट फ्लाइट वॉज STS-87, the 4th US microgravity payload flight on Space Shuttle Columbia from November 19 to December 5, 1997। कल्पना चावला की फर्स्ट फ्लाइट STS-87 थी और US की माइक्रोग्रेविटी पेलोड फ्लाइट थी जो नवंबर 19 से लेकर दिसंबर 5 तक 1997 में स्पेस में रहा। नासा सिलेक्टेड हर एज an astronaut candidate in December 1994 and with her diligent work soon she became a mission specialist and operated Columbia's robot R.R.B. नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के तौर पर 1994 दिसंबर में चूज़ किया, लेकिन उनके कठिन परिश्रम से
वो बहुत जल्दी मिशन स्पेशलिस्ट बन गई और उन्होंने कोलंबिया के रोबोट आर्म को चलाया। On February 1, 2003, along with 7 crew members, she died in the Space Shuttle Columbia disaster, which happened when the Space Shuttle disintegrated over Texas during re-entry into the Earth's atmosphere. 1 फरवरी 2003 को 7 क्रू मेंबर्स के साथ वो स्पेस शटल कोलंबिया डिजास्टर में मारी गई क्योंकि जैसे ही स्पेस शटल टेक्सास में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ उस पर आग लग गई और वो नहीं बच सके। नेक्स्ट इज सुनीता विलियम्स डिड हर स्पेस वॉक्स ऑन जनवरी 31, February 4 एंड February 9, 2007। सुनीता विलियम ने स्पेस वॉक किया जनवरी 31, February 4 एंड February 9, 2007 में। सुनीता विलियम्स होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेस वॉक्स बाय अ वुमेन एज शी हैज़ डन अराउंड 7 स्पेस वॉक्स। सुनीता विलियम के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम टाइप स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला हैं जिन्होंने लगभग 7 बार स्पेस वॉक किया है। सुनीता विलियम्स हैज़ स्पेंट अ टोटल ऑफ 322 days ड्यूरिंग हर 2 लॉन्ग ड्यूरेशन इन स्पेस। सुनीता विलियम ने लगभग 322 दिन स्पेस में गुजारे हैं उनके 2 लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रैवल के टाइम पर। Sunita Williams was the commander of Expedition 13 and she also worked as a flight engineer for Expedition 32. सुनीता विलियम कमांडर की तरह एक्सपीडिशन 13 में प्रेजेंट थी और उन्होंने फ़्लाइट इंजीनियर की तरह एक्सपीडिशन 32 में भी काम किया। विलियम्स वॉज अवॉर्डेड द सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा अवार्ड इन द ईयर 2007। सुनीता विलियम्स को 2007 में सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्व प्रतिभा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।